अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सेहत और तंदुरुस्ती में आपका इस्तकबाल है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर महबूब पीर से, जो बच्चों के माहिर डॉक्टर और एमएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वो कौन सी आम बीमारियां हैं जो मच्छरों से फैलती हैं? मच्छरों की जो बीमारियाँ फैलती उसके फैलने के पहले मच्छर इंसान तक कैसे पहुंचता है, कैसा काटता है और कैसा खून चूसता है और कैसा इसके ज़रिए से बीमारियाँ फैलती हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे ख़तरनाक एनिमल कोई इंसान के लिए है तो मच्छर ही है, सबसे ख़तरनाक। क्योंकि अगर फर्जन एक मलेरिया लो तो दुनिया भर में हर एक साल में मोर देन 1 मिलियन जो लोग उसके शिकार बनते हैं कोई मलेरिया के। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान में लें तो एक साल में एवरेज 7,50,000 लोग इस बीमारी से मरते हैं। इसलिए हमें मच्छर के बारे में उसके डिसीज, उसके स्प्रेड होते डिसीज़ के बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी समझता हूँ मैं। जो ये मच्छर है इसको फ्लाई बोलते हैं स्पेनिश वर्ड में। ये जो छोटा सा एनिमल है जिसको पर होते हैं जो हमारे फ्लाई जैसा होता है, यानी मक्खी जैसा होता है। इसे मच्छर में कई किस्म के हैं, एक एक किस्म का मच्छर एक एक बीमारी फैलाता है। बहरहाल इस मच्छर से कई बीमारियां फैल सकती हैं। 20 से 30 बीमारियां खासकर दुनिया भर फैला सकती हैं। हम आज सिर्फ या 5 या 6 बीमारियां जो हमारे हिंदुस्तान में जो मच्छर के ज़रिए से फैलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो मच्छर है वो सिर्फ फीमेल मस्कीटो से ज़रिए वही काटता है इंसान को, जो मेल है नहीं काटता। इसकी वजह मैं आपको बोलता हूँ। फीमेल या मेल मस्कीटो दोनों भी जो प्लांट हैं उसके ज़रिए से अपना ग़ज़ा लेते हैं। ख़ासकर फीमेल मस्कीटो है, जब वो चाहती है कि खून चूसने का तो वो इंसान का तलब करती है कहाँ है बोल के। आपको जान के ये बहुत ताजुब होगा कि मच्छर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक पता लगाते हैं और जाती है। क्यों जाती है? उसके जिस्म में जो इतना सेंसिटिव है कि एक इंसान जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बोल के एक केमिकल है बाहर आता है, आप सब भी जानते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्मेल को वो लेके वही डायरेक्शन में जो इंसान तक पहुंचता है। और जब मच्छर इंसान के पास पहुंचता है जो 15 से 40 या 50 मीटर के दूर जाता है तो वो इंसान को देख पाता है अपने आंखों से। अब उसको 4 आंखें रहते, आंख में देख पाता है। वो आंखें से ज़रिए से वो इंसान के पास जाता है, आंखें का हेल्प लेता है। 15 या 10 मीटर के करीब रहता है तो मच्छर में थोड़े सेंसर्स रहते, वो सेंसर के ज़रिए से जो इंसान का स्वेट यानी पसीना है, वो पसीने में लैक्टिक एसिड होता है, उसके ज़रिए से हो जाके मच्छर जाके वो इंसान पर बैठता है।
जब इंसान पर बैठता है तो आपके सुन के ताजुब होएगा कि मच्छर इतना जेंटल है, वो अपने 6 पैर पर इंसान के जिस्म पर बैठता है ऐसा, और उसके मुंह से एक सुई जैसा एक चीज आती है, उसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। जो सुई जैसा सामने से आता है उसमें एक प्रोबोसिस एक में दिखता है, मगर उसमें 6 पैर जैसे चीजें रहते हैं, 6 ऐसा जाते हैं। जो प्रोबोसिस है वो अपने जो सुई जैसे चीजें हैं उसको मच्छर इंसान के चमड़ा है, स्किन है, उसमें से ड्रिल करता है। ड्रिल करते वक्त जो उसका थूक है मच्छर का, उसके ज़रिए से जो इंसान को काटता है उसको दर्द नहीं मालूम महसूस है। जैसा वो क्या है कि एक एनेस्थेटिक एजेंट उसमें इंजेक्ट करता है ताकि इंसान को दर्द ना हो, महसूस ना हो। उसके साथ ही साथ जब ये मच्छर खून चूसता है तो खून कभी गड्ढा बन गया तो वो मच्छर का जान भी खतरे में हो सकता है। इसलिए वो क्या है कि एंटीकोएगुलेंट जो खून है वो गड्ढा नहीं बने जैसा थोड़े केमिकल उसमें फेंसता है, उसके ज़रिए से खून चूसता है जब तक वो मच्छर का पेट ना भरा, जब तक काटता है। अगरचे एक मच्छर का पेट नहीं भरा, अब हमें इंसान से उसे हटाल दिया तो फिर भी दूसरे इंसान के पास जाता है। बहरहाल पेट जब तक भरता नहीं वो सुकून से नहीं रहता। जो मच्छर है में क्वांटिटी कहता है 0.001 मिलीलीटर का ब्लड सक करता है। और मैं एक बात बोलता हूँ कि फीमेल मस्कीटो एक ऐसा है ब्लड चूसता है, मेल नहीं चूसता है, क्योंकि फीमेल मस्कीटो जो उसके अंडे रखता है, अंडे बनाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, और प्रोटीन जानने के लिए ये खून चूसता है। तो इस तरीके से जब खून चूसता है तो वो जाके जहाँ पानी है वो पानी में जाके वो अंडे रखता है। वो अंडे जो 5-6 क्लस्टर जैसे रहते हैं, ये क्लस्टर में 400-500 अंडे तक रहते हैं, इसे 5-6 क्लस्टर रहते हैं। वो अंडे रखता है, वो अंडे बड़े होते हैं जैसा छोटे लार्वा, प्यूपा बोल के वेरियस स्टेजेस रहते हैं। उसके ज़रिए उसके बाद वो एक मस्कीटो बनता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। जब ये मच्छर इंसान को काटता है तो जो बीमारी कुछ इंसान के जिस्म रहती है तो वो भी इसको साथ लेता है, और जो जब दूसरे इंसान को कब काटता है तो जो बीमारी के हैं वायरस हो, प्रोटोजोआ हो, जो फाइलेरियल एयर हो, दूसरे इंसान को पहुंचा सकता है। इससे हमको बहुत नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, इन बीमारियों के अक़साम क्या हैं? मच्छर के ज़रिए जो बीमारियाँ फैलती हैं उसमें 5-6 के बारे में हमें उससे तफसील से बात करेंगे थोड़ा। तो पहला हमको बीमारी है जिससे इंसान को नुकसान है, वो है डेंगू फीवर है। और दूसरी बीमारी है जो वेरी कॉमन है और हमें ट्रीटमेंट सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट नहीं ले तो जान का भी हो सकता है, वो बीमारी है मलेरिया। दूसरी बीमारी है चिकनगुनिया, और दूसरी बीमारी है जीका वायरस फीवर सिंड्रोम। ख़तरनाक बीमारी है, ख़ासकर बच्चों को आती है, वो है जापानीज एन्केफेलाइटिस। और 6वां बीमारी जो ख़तरनाक हमारे हिंदुस्तान में इसी ज़रिए से फैल सकती है वो है फाइलेरियासिस। तो ये 6 बीमारियों का हमें थोड़ा थोड़ा रोशनी डालेंगे। ये डेंगू फीवर हर एक साल हमारे हिंदुस्तान में, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, आंध्र प्रदेश में भी बहुत अहम चीज़ हो गई है। इसको थोड़े हम बहुत इंसान डरते भी हैं, क्योंकि थोड़े
इंसानों की, खासकर बच्चों की और बूढ़ों की जान भी जाती है अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से ना लें तो। इसलिए इसके बारे में छोटी सी बात करेंगे। डेंगू फीवर 3 टाइप रहते हैं। डेंगू वायरल फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम बोल के 3 रहते हैं। डेंगू फीवर है सिंपल फीवर। जब मच्छर काटने के बाद 10 दिन के बाद ये बीमारी इंसान से जा रही थी, क्योंकि 10 दिन तक वो जो मच्छर काटती जो वायरस है इंसान के जिस्म में वो मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद जब वो मल्टीप्लाई होकर वो एक स्टेज को आते हैं तो वो बीमारी वो के सिम्टम्स बाहर निकलते हैं। डेंगू फीवर है ये सिंपल फीवर है, जैसा हमारी फ्लू होता है ऐसा ही थोड़े स्नीजिंग्स ऐसा हो सकते हैं, बॉडी पेन्स, हेडेक, जॉइंट पेन्स और कुछ कन्फ्यूजन, फैटिग यानी कमज़ोरी ऐसे, और फीवर, हाई फीवर 103, 104 ऐसी हाई फीवर ऐसा आता है। ये फीवर 5-6 दिन तक रहता है और हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट लें और उसका हमें केयर लें तो 5-6 दिन के बाद खुद ब खुद कम हो जाता है। इसके बारे में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये करना है कि इसको ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। इसी जब फीवर आती है तो क्यों डेंगू फीवर कोई भी वायरल फीवर आता है आप खासकर पानी ज़्यादा पिएं। और दूसरा है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। नेक्स्ट स्टेज ये डेंगू में है हेमोरेजिक फीवर। इसमें क्या होता है और ज़रा बीमारी ज़्यादा हो के इंसान के जो कैपिलरीज इसमें उससे ब्लड बाहर आना पड़ता है, इसलिए नाक से खून आना यानी जो एपिटैक्सिस बोलते इसको, जो हमारे जो खांसने पर या थूकने पर जो खून आता, और हमारे जो वो एक अंतड़े में कुछ खून जाके जम के पैखाने के ज़रिए आना, पेशाब के ज़रिए आना, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। इसे हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। हेमोरेजिक मीन्स ब्लीडिंग इनटू द बॉडी ऑर्गन्स। ये थोड़ा सा ख़तरनाक भी है। इसके बारे में हमें ट्रीटमेंट ज़रूर डॉक्टर के पास जाना। कभी ये सिम्टम्स आपको डेंगू फीवर है तो आप घर पर ना ट्रीटमेंट लें, आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, जल्द से जल्द जाएं और उनके निगरानी में ट्रीटमेंट लें। अगर ये स्टेज को भी हमें नेगलेक्ट करें, और जैसे जो कमज़ोर लोग रहते हैं, कैंसर पेशेंट रहते हैं, तो बिल्कुल छोटे बच्चे रहते हैं कि जिसमें रेसिस्टेंस कम रहता है, जो प्रेग्नेंट वुमन रहते हैं, जो उम्मीदवार औरतें रहती है उसमें रेसिस्टेंस कम होता है, जो ज़ईफ़े लोग रहते हैं बिल्कुल बूढ़े 70 ईयर्स 80 ईयर्स जिसमें रेसिस्टेंस कम होता है, ऐसे लोग अब शिकार बनते हैं कि ट्रीटमेंट लेने पर भी वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में जाते हैं 3rd स्टेज। ये बहुत ख़तरनाक है। इसको कैसा बच जाते हैं? ये ब्लीडिंग जो मैं वगैरह कुछ कहा 2nd स्टेज में होता रहता है, उसके साथ ही साथ स्पीडी ब्रीथिंग, हेवी ब्रीथिंग, ऐसा ब्रीथिंग, स्पीडी ब्रीथिंग लेते रहते हैं। कन्वर्सेशन यानी में फिट्स आ सकते हैं। समटाइम्स कोमा में भी जा सकता है। कोमा बोले तो अनकॉन्शियसनेस में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। अगर आप देखें तो पेशेंट का जो चमड़ा है, स्किन है, ठंडा सा हो जाता है। कोल्ड एंड क्लैमी स्किन बोलते हैं उसको, जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अगर आप पकड़ के देखें तो ऐसा अपने नाड़ी बिल्कुल कमज़ोर रहती है। कुछ वक्त आप नाड़ी महसूस ही नहीं कर सकते। अगर आपके पेशेंट का बीपी देखें तो बीपी बिल्कुल डाउन हो जाता है। ये डेंगू शॉक सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। अगर आप डेंगू शॉक सिंड्रोम को सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट दिए तो इंसान की जान जाने की बहुत गुंजाइश है। दूसरी बीमारी जो ख़तरनाक है, जो हमारे एरिया में बहुत कॉमन है, वो बीमारी है मलेरिया। मलेरिया इज़ ए वेरी कॉमन डिसीज़ spread by the mosquito.
मलेरिया सिंपल डिसीज है, मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड डिसीज है। तो सिंपल ही के बल्कि सिंपल छोड़ना नहीं, कॉम्प्लिकेटेड डिसीज को डरना भी नहीं। मैं एक बात अपने कहता हूँ कि जितना हो सकता है उतना सेल्फ ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशंस होने के गुंजाइश है, पॉसिबिलिटी। मलेरिया जो कीड़े से फैलता है वो कीड़ा है प्लाज्मोडियम बोल के एक जीनस है, उससे आता है। जो एक प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया का काज बन सकता है ऑर्गन, वो 4 किस्म हैं जिससे इंसान को बीमारी हो सकती है। नंबर 1 कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये बहुत बड़ी खतरनाक है। और तीसरा रहा प्लाज्मोडियम बोवेल, और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये 4 जो है रकम के मलेरिया में 4 टाइप्स है। आप इसका भी ख्याल रखना। जब फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया इंसान के जिस्म में पहुंच के बीमारी फैला सकते हैं। मलेरिया में 5वां एक प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम नोलेसी। हमारे जो मलेरिया में है उसमें 50 to 60% मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से जो मलेरिया होता है, इससे थोड़ा उतना ज़्यादा खतरा नहीं, फिर भी हमें नेगलेक्ट करें तो खतरा हो सकता है। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बोल के मैं 2 टाइप बोला, बहुत खतरनाक है, कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कर सकता है, इंसान की जान जा सकती है हम अगर सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट ना लें। और चौथा है प्लाज्मोडियम वाइवेल, वो थोड़ा उतना ज़्यादा बीमारी नहीं पहुंचता, फिर भी इंसान को मलेरिया का शिकार बना सकता है। और चौथा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, वो भी एक हद तक इंसान को बीमार कर सकता है। जब इंसान को मलेरिया बुखार आती है तो जैसा नॉर्मल बुखार आता है ऐसा हेडेक, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन्स, सीवियर बॉडी पेन्स, एग्जॉशन बोले तो बिल्कुल कमज़ोरी, ऐसे कुछ सिम्टम्स हो सकती हैं। एक इसको मलेरिया में इसको बचाने के लिए 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 इज कोल्ड स्टेज। बुखार जब आने के पहले जो बॉडी थोड़ी ठंडी होती है, इसे कोल्ड स्टेज बोलते हैं। ये थोड़े मिनट्स तक रहता। ये कोल्ड स्टेज के बाद आदमी शिवरिंग आती है, ये शिवरिंग स्टेज। ये शिवरिंग भी 3 से 5-6 लहजे तक रहता है। आप देखते रहते हैं ठंड सी बुखारी बोल का ऐसा सब बोल के काँपते रहते हैं। और नेक्स्ट स्टेज है हॉट स्टेज। उसके बाद फीवर ज़्यादा आती है, बॉडी में भापा से जैसा मालूम होता है महसूस, ये हॉट स्टेज। ये 3 स्टेजेस है। मलेरिया में 2 किस्म के मलेरिया हैं। सिर्फ नंबर 1 अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया। मैं अब तक जो सिम्टम्स बोला आपको, सर में दर्द, जॉइंट में पेन्स, सीवियर बॉडी पेन्स, वॉमिटिंग्स वगैरह जो कहा, ये सब नॉन कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में रहते।
थोड़ा सा ऐसा आता है कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया आ सकता है। जैसा मैंने कहा कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो ऑर्गेनिज्म है उससे सीवियर मलेरिया आ सकता है। सीवियर मलेरिया और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया दोनों एक ही टर्म है। सीवियर मलेरिया और कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया से भी एक ही टर्म है। सीवियर मलेरिया का सिम्टम्स ये है कि जो मरीज होता है उसके किडनी, लीवर, ब्रेन ऑर्गन्स इन बॉडी में वो डैमेज होते हैं। एक ऐसा पहचाते हैं अगर किडनी डैमेज हुए तो पेशाब कम होता है, उसके साथ साथ खून, पेशाब में खून जैसा ऐसा भी आ सकता है। लीवर डैमेज होता है, लीवर डैमेज होता तो जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस हो सकता है। अगर ब्रेन को अटैक हुआ तो जो मरीज़ है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको फिट्स यानी बई भी आ सकती है और वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है यानी बेहोश हो सकता है। उसके साथ ही साथ उसका ब्लड प्रेशर है, बीपी कम हो जाता है और उसका पल्स है बिल्कुल वीक हो जाता है। उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जैसे शॉक में जाता है उससे ठंडा हो जाता है। ये स्टेज बहुत ख़तरनाक है। वो वेले मलेरिया बोल के वो से भी मलेरिया फी बुखार आती है, मगर उससे भी वो कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाएं फ़ौरन और डॉक्टर एग्ज़ामिन करते हैं। एग्ज़ामिन करे तो अपने पेट में देखे रहते हैं, आप कहते पेट दबाते रहते हैं। डॉक्टर ऐसा क्यों दबाते हैं? जो अपने लेफ़्ट साइड है जो है उधर स्प्लीन बोल के एक आर्गन रहता है, वो मलेरिया में जो बड़ा होता है, जो हमारे जो फसलें की हड्डियाँ हैं उसके अंदर रहता है। वो जो मलेरिया में है, हर एक बहुत सी बीमारी में बड़ा होता है, हो सकता है मलेरिया में खासकर बड़ा होता है और वो थोड़ा सख्त भी हो सकता है। वो अपने फसलें घट्टे से नीचे आता है, हमें फिंगर को लगता है। सो पाल्पेबल स्प्लीन बोलते हैं उसको। राइट साइड हमारा लीवर रहता है, जो यानी हमें कलीजा बोलते हैं, वो भी साइज बढ़ता है मलेरिया में। जो पेशेंट, जो डॉक्टर देखते हैं, दवा के देख सकते हैं कि हमें स्प्लीन था। जो ये सिम्टम्स रहते हैं मलेरिया की, तो बुखार रहती है, ठंड सी रहती है और छुट आती है। उसे क्वांटम मलेरिया, टेर्शियन मलेरिया बोल के, उसके डिटेल में हमें जाना नहीं है। अब ठंड से बुखार आती है और फिर डॉक्टर देख के ऐसा स्प्लीन, लीवर पाल्पेबल है तो तकरीबन वो मलेरिया हो सकता है। विदाउट टेस्टिंग हमें बोल सकते हैं मलेरिया हो सकता है। और मलेरिया में भी जॉन्डिस बहुत कॉमन है, क्योंकि इधर लीवर को अटैक करता है मलेरिया। वो पहले लीवर में जाता है, लीवर में मल्टीप्लाई होता है, लीवर को अटैक करता है, इसलिए लीवर से अटैक करने से जॉन्डिस होने की पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज़ अबाउट मलेरिया। तीसरी बीमारी जो मच्छर से हमको हो सकती है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया खासकर जॉइंट्स अटैक करते हैं, आप जानते हैं। ये भी जैसा भी वायरल फीवर ऐसा सीवियर फीवर, जो मच्छर काटे 8 या 10 दिन के बाद सीवियर बुखार आती है। उसके साथ सर में दर्द, आंख दर्द, वॉमिटिंग, डायरिया, यह सिम्टम्स रहते हैं। और अपने चिकनगुनिया में थोड़ा आंख भी लाल हो सकता है। खासकर इसमें थोड़े जॉइंट्स ही बॉडी में, ये जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं। ये जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, जो नी जॉइंट और छोटे छोटे जॉइंट, ये सभी सब में भी
सूजन आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा पेन हो सकता है। ब्रेक बोन डिसीज है, ऐसा महसूस होता है कि हड्डी तोड़ दी बोल के, इसे चिकनगुनिया बोलते हैं। ये भी कभी सीजनल डिजीज़ है, ये कभी एपिडेमिक जैसा भी आता है। ये बीमारी भी हमें जान का खतरा तो कम है, फिर भी इसको नेगलेक्ट करें तो कुछ भी हो सकता है। बीमारी है जीका वायरस। आपने गए साल सुना भी होगा जीका वायरस बोल के बीमारी खासकर केरला में फैलती है वैसा बोल के। जीका वायरस भी ये मच्छर के ज़रिए से वायरल डिसीज़ है। जीका वायरस जो बीमारी है उससे इंसान का खून चूसता है मच्छर, उसके बाद दूसरे इंसान को कुछ काटता है, उसके ज़रिए से वो बीमारी दूसरे को पहुंचा सकता है। जीका वायरस भी ये भी जैसा हमें कॉमन ये वायरल फीवर है, जैसा बॉडी पेन, फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, ये तो कॉमन रहता है सब फीवर में। उसके साथ साथ इसकी खासियत क्या है, जब एक औरत उम्र से है यानी प्रेग्नेंट है, जब वो स्टेज में अगर जीका वायरस वो औरत को काटे, वो मस्कीटो के जरिए से पहुंचे, तो खासकर अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी 3 या 4 महीने के पहले अगर जीका वायरस के शिकार औरत हैं तो बच्चा जो माँ पेट में रहता है उसको अटैक करता है वायरस। जब भी ये बच्चा माँ पेट से बाहर निकल के बच्चा बाहर निकलता है तो हो सकता है कि वो बच्चा इसका जीका वायरस का शिकार हो सकता है, और उससे क्या होता है कि बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करता है। वेरी डेंजरस। इसको पहचानते कैसे हैं? जब बच्चा पैदा है फौरन तो इसको पहचान ही नहीं सकते भाई। जैसा बच्चा डेवलप होता है, स्लो से ग्रोथ होता है, तो उसको अपना सिर बच्चे का है जितना बढ़ना है बॉडी के जिस्म के लिहाज से उतना नहीं बढ़ सकता। सर छोटा रहता है, बॉडी तो बढ़ती है नॉर्मल से, सर छोटा रहता है। दैट इज कॉल्ड माइक्रोकेफेली। जब सर छोटा है इसका माना क्या हुआ, तो ब्रेन ग्रोथ नहीं होता। और एक है बच्चे के मज़ू से स्टिफ रहते हैं। बच्चा जो अपना गर्दन वगैरह हाथ वगैरह ऐसा ज़्यादा जैसे बच्चे देखते हैं इधर उधर एक्टिव से, वो फिरा भी नहीं सकता। स्टिफ नेक, स्टिफ मज़ूस रहते हैं। उसके साथ ही साथ बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बैठना खासकर बच्चे क्या करते हैं, कौन सी उम्र में बैठते हैं, 6 महीने 7 महीने की उम्र में बैठते हैं। ये बच्चे नहीं बैठ सकते। साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल है तो बैठ सकते हैं। ग्रोथ इज वेरी मच डिलेड, क्योंकि इधर ब्रेन अटैक हुआ है। 5वां बीमारी जो हिंदुस्तान में कॉमन है, जो मच्छर के ज़रिए से स्प्रेड हो सकता है, वो है येलो जापानीज एन्केफेलाइटिस। जापानीज एन्केफेलाइटिस एक वायरल डिसीज़ है जो हमारे मच्छर यानी मस्कीटो के ज़रिए से फैल सकती है इंसान को। ये भी खासकर बच्चों को जो 5 साल से छोटे रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार हो सकते हैं इसकी। ये बीमारी किसी भी आ सकती है, मच्छर किसे भी काट सकता है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स दिखाते हैं वो खासकर बच्चे होते हैं 5 साल के। और कितना बच्चा छोटा रहता है उसमें तो उतना ज़्यादा सीवियर रहती है। जापानीज एन्केफेलाइटिस है, उसके सिम्टम्स क्या हैं? जब भी ये जैसे जापानीज एन्केफेलाइटिस फीवर आती है, जैसा ये वायरल फीवर जैसा हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब रहता है, उसके साथ साथ ये बच्चा कॉन्शियस नहीं रहता, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस स्टेज में होता, क्योंकि जो जापानीज एन्केफेलाइटिस का वायरस है ये भी जाके ब्रेन को अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। नर्वस सिस्टम ब्रेन एक ही है ना,
तो नर्वस सिस्टम और ब्रेन को अटैक करता है, इसलिए सब उतना कॉन्शियसनेस कम होता है। उसके साथ फिट्स वही वो हो सकती है। जो गर्दन है बच्चे की स्टिफ होता, जैसा ऐसा है, मूवमेंट नहीं रहता, स्टिफ रहता है, उसे न्यूकल रिजिडिटी बोलते हैं हमारे मेडिकल टर्म्स में, वो एक रहता है। ऐसा बीमार को पहचान सकते हैं और अपने डॉक्टर के पास थोड़ा वो टेस्ट करते हैं, पीठ में से पानी काढ़ते हैं और उससे जो थोड़ा टेस्ट करके उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। यह तो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, इससे बचने की ज़रूरत है। जो हमारे हिंदुस्तान में ख़ासकर मच्छर के जरिए फैलती है वो है फाइलेरियासिस। ये हमें एलिफेंटियासिस कहती है इसको, ये बीमारी को भी। आपने देखा रहता है कि थोड़े लोगों को अपना पैर है वो पैर इतना मोटा हो गया रहता, हाथी का पाँव बोलते हैं उसको, हाथी जैसा पाँव रहता। फाइलेरियासिस बोल के यह रहता हुआ ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे राउंडवॉर्म ऐसा जैसा है ना, जो पेट में कीड़े रहते हैं उसको राउंडवॉर्म बोलते हैं। ये एक इसकी ज़ात के जैसे राउंडवॉर्म जैसे छोटे राउंडवॉर्म्स रहते हैं मच्छर के जरिए से, इसको वो ज़ात का भी एक कीड़ा है। अगरचे अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट लेंगे तो कंप्लीट क्यूर हो जाता है, बीमारी से कंप्लीट बाहर निकल सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट जो हाथी का पाँव है या एलिफेंटियासिस या बोधक आलू कुछ बोलते हैं, अगर उससे ट्रीटमेंट कितना जल्दी हो सकता उतना लेना पड़ता है। अगर से ज़्यादा देर करें तो जान का तो खतरा तो नहीं होता, फिर भी जो डिसेबिलिटी आगे रहती है वो बाहर उससे निकलना बोले तो बहुत तकलीफ होती है। और भी आप नेगलेक्ट करें और भी थोड़ा देर हो गए तो वो जो है एलिफेंटियासिस यानी हाथी का पाँव कंडीशन ऐसा कुछ कहते हैं, उससे क्यूर भी नहीं हो सकता। और दूसरे कई बीमारियां हैं जो हिंदुस्तान में होते कामन नहीं है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में अमेरिका में थे, उसको हमको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा हामिला औरतों के ऊपर इस मच्छर काटने से असर होता है, तो क्या बच्चे की पैदाइश के बाद भी उसका दिमाग ग्रो हो सकता है? बच्चे का माइक्रोकेफेली मच्छर के शिकार होने से होती है, यानी जीका वायरस फीवर में होता है। इसको प्रिवेंशन एक ही ट्रीटमेंट है। जब भी ये बीमारी बच्चे को ब्रेन को अटैक होती है, बच्चे का ब्रेन ग्रोथ नहीं होता, सर छोटा हो जाता है, यानी माइक्रोकेफेली आ गए, तो इसको इलाज नहीं ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि वो बच्चे को थोड़ा स्लाइट से इम्प्रूवमेंट हो सकता है दिख सकता है। मगर जो ब्रेन ग्रोथ हुआ कम हो गया और ब्रेन ग्रोथ जो स्टॉप हो गया, ब्रेन छोटा हो गया, उसको बड़ा करने का कोई भी इलाज नहीं है, बड़ा नहीं होता। ये ज़िंदगी भर ऐसे रहने की पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर साहब, कुछ इलाकों में मच्छर ज़्यादा होते हैं और कुछ इलाकों में कम, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मच्छर जो है जहाँ गंदगी रहती है, खासकर पानी, खड़ा हुआ पानी, स्टैग्नेटेड वाटर, इम्प्योर वाटर, ऐसा गंदगी रहती है, वो बहुत आइडियल प्लेस है मच्छर के लिए। सो हमारे जो स्लम एरियाज रहते हैं, सिटीज़ में रहो कहीं भी रहो, स्लम एरियाज रहते हैं जहाँ हमको गंदगी रहती है, पानी खड़ा ही रहता है ऐसा ही, और पानी के ऊपर सो गंदगी रहती है, सब से भी पाची रहती है और दूसरी गंदगी रहती है। ये मच्छर बैठने के लिए, अंडे रखने के लिए, जो अंडे की वजह से जो मच्छर निकलने के लिए ये बिल्कुल आइडियल प्लेस है। इसलिए जहाँ गंदगी रहती है मच्छर ज़्यादा रहता है, वो सारे गांव में हो सकता है, एक गली में हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है। एक मच्छर 5 to 6 क्लस्टर्स थोड़े एग्स रखता है पानी में। एक एक क्लस्टर में 300 से 400 500 अंडे रहते हैं। आप समझें कि एक मच्छर के जरिए से तकरीबन 2000 मच्छर निकलते हैं। मच्छर काटने के कितने दिनों बाद इंसान मुतासिर होता है? मच्छर एक इंसान को काटता है, उसके ज़रिए से जो बीमारी के जो ऑर्गेनिजम्स है उसको लेके दूसरे इंसान के जिस्म में पहुंचाता है। ये वेक्टर बोलते हैं इसको, जो
मच्छर को वेक्टर वेक्टर बोलते, एक जगह से दूसरे जगह को जब बीमारी फैलता है उसको वेक्टर बोलते हैं। जब भी एक दूसरे इंसान के जब इंसान में बॉडी में पहुंचता है तो जो मच्छर के ज़रिए वायरस हो और मलेरिया पैरासिट हो और कोई भी बीमारी हो, क्या कीड़े हो, छोटे पैमाने में बॉडी में जाते हैं, वो इंसान को बीमारी नहीं कर सकते। वो क्या है कि जो वायरस कुछ बॉडी में जाता है, मलेरियल पैरासिट जो इंसान के बॉडी में जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। दी वायरस विल मल्टीप्लाई इन सेवरल फोल्ड, थाउजेंड्स ऑफ फ्लोर्स। मलेरियल पैरासिट इज थाउजेंड्स ऑफ फोल्ड। जब ये जो थाउजेंड्स ऑफ फ्लोर्स में जाके ब्लड में जाता है तो डिसीज का महसूस होती है इंसान में। ये होने के लिए वायरस या मलेरियल पैरासिट कुछ उनके खासियत के पकड़ के 6 से 10 दिन वक्त लेता है, जब तक वो मल्टीप्लाई होता रहता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं और कुछ लोगों को नहीं, ऐसा क्यों? मच्छर छोटा सा होता है तो बहुत, मगर बिल्कुल इंटेलिजेंट होता है। ये जो इंसान है उसमें हर एक सेल में हम सब जानते हैं कि डीएनए बोल के एक रहते हैं, स्ट्रेट थ्रेड जैसे रहते हैं न्यूक्लियस में। थोड़े थोड़े जिन डीएनए में जो सेल्स में रहते हैं, थोड़े डीएनए ऐसे रहते हैं कि वो मच्छर को काटने से इंसान को रोक सकते हैं। जिसमें जो डीएनए ऐसे डीएनए रहते हैं वो मच्छर काटने को पसंद नहीं करता इसको, ये इंसान को। क्योंकि मैंने पहले कहा कि थोड़े स्मेल से, स्वेट में जो केमिकल्स हैं उसके सेंसर की वजह से मच्छर काटता है इंसान को। जब ये जो डीएनए जो ऐसे थोड़े डीएनए हैं जो ही उसमें थोड़े केमिकल्स रहते हैं, उसके ज़रिए से मच्छर नहीं काटता है, क्योंकि ये मच्छर है उस सेंसर्स को अट्रैक्ट नहीं करता। और दूसरी है कॉमन ब्लड ग्रुप एक है हमको, हम अब आप सब जानते हैं कि ये भी वो ग्रुप है हमको सबको भी। वो ग्रुप है जो मच्छर को बहुत प्यारा होता है। कोई भी इंसान या औरत या मर्द बच्चे कुछ भी हो, वो ग्रुप का होता है, वो इंसान का खून को चूसना मच्छर पसंद करता है। इसके वजह यह है कि जो वो ग्रुप ब्लड वाले इंसान हैं, वो इंसान से स्वेट कुछ निकलता है, उसमें थोड़े केमिकल्स उस स्वेट में से थोड़े निकलते हैं, उसको ये सेंसर जो मस्कीटोज की हों वो अट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं। सो वो जाके मच्छर उसको शिकार बनता है और पेट भर और खून चूस लेकर आराम से जाता है। डॉक्टर साहब, इन बीमारियों को रोकने के तरीके क्या हैं? मलेरिया के बारे में और एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अगर कहीं आप दूसरे जगह गए जहाँ मलेरिया और बहुत प्रिवेलेंट है, ख़ास कर कहें कि आप अफ्रीका जा रहे हैं, अफ्रीका में तो मलेरिया बहुत रैम्पेंट है। अगर वहाँ से जाने से आप शिकार आसान से हो सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में दूसरे स्टेट्स ऐसा हो सकते हैं कि थोड़े एक आसाम जाएं फॉर एग्ज़ाम्पल, अंडमान गए जो, और ये जो शिकार हो सकते हैं। ऐसे मौके पर आप उस जगह से जाने के पहले एक 15 दिन 2 हफ्ते पहले थोड़ा प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट बोल के थोड़ा ड्रग्स रहते हैं। समझो कि सल्फोडाक्सिन पायरामीथ्यून बोल के कॉम्बिनेशन ड्रग्स ही, और थोड़े क्लोरोक्विन बोल के थोड़े मेडिसिन है। ये मेडिसिन 3 या 4 दिन डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक लें तो बॉडी में जो अपना मच्छर काटने पर भी आप मलेरिया के शिकार होने की गुंजाइश कम है। इस बीमारियों से बचने का तरीका क्या है? फर्स्ट फॉरमोस्ट, क्योंकि मच्छरों के जो
डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होता है, उसको रोकना चाहिए। इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं, सोशल प्रॉब्लम है। इसका माना है कि अपने आसपास जो एरिया है उसकी नीटनेस का, उसका क्लीनलीनेस का आप बहुत अच्छा तरीके से ध्यान देना चाहिए। कहीं भी ड्रेनेज साफ से चले आना चाहिए। अगर से ड्रेनेज खड़ा हो गया, गंदा सा पानी टेक गया तो मस्कीटो उधर जाके ब्रीड हो सकते हैं, मस्कीटो ज़्यादा हो सकते हैं, बीमारी खास कर आसान से आ सकते हैं। सो ड्रेनेज प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। सफाई जो गंदगी सब पड़ती है उसको डेली साफ करना चाहिए। इसके लिए हम भी कोऑपरेट करें। जो पंचायती है, म्यूनसिपाल्टी है, कॉरपोरेशन है, वो इसका बिल्कुल अच्छा ध्यान देना है, ये जिम्मेदारी भी बनती है उनकी। सो दिस इज़ वन पार्ट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर नीटनेस नहीं, अगर नीटनेस पर भी रहने पर भी मच्छर बिल्कुल नहीं आना बोल के रूल ना है, थोड़े कम तादाद में मच्छर आ सकते हैं, काट सकते हैं। एक मच्छर काटा तो बस सिर्फ आप बीमार के शिकायत बन सकते हैं। मच्छर काटने से हमको बचना है। कि आप सब जानते हैं कि किधर भी जाओ मस्कीटो नेट्स बोलते हैं हमारे पर, मच्छरदान बनना है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट। मच्छरदान बन के सोना, जिस जगह मच्छर रहता है मच्छरदान बन के ही सोना है। उसके साथ ही साथ अपने घर है, खिड़की वंडे वगैरह हैं, उसको मस्कीटो मेश रहते हैं वो लगा दें। और दूसरी बात रही कि घर में आए पर भी मस्कीटो नेट बनते हैं। दो तरीके से प्रोटेक्शन होता है। उसके साथ ही साथ हम आप देखते हैं कि जहाँ मस्कीटो काइल्स हैं वो भी एक अच्छा तरीका है। और दूसरे ही मस्कीटो रिपेलेंट लिक्विड है जो हमारे प्लग में रख के जो लिक्विड रहते हैं उसके ज़रिए से जो धुआं वगैरह रहती है उसमें भी मच्छर उड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, वो एक अच्छी तरीका है। और थोड़े यह है कि थोड़ा मस्कीटो रिपेलेंट मेश बोल के है, तो छोटा सा मशीन जैसा रहता है उसके अंदर रखते हैं। 2 इंचेस भी 2 इंचेस से 2 इंचेस भी 1 इंच कुछ रहता है, वो रख के थोड़ा प्लग लगा के रखे तो तकरीबन 8 या 10 घंटे तक वो मेश के ज़रिए से मच्छर नहीं काट सकता, ऐसा भी बढ़ सकते हैं। और इसके बावजूद आप थोड़े लिक्विड लगा सकते हैं हमारे एक्सपोज्ड पार्ट्स को, हाथ या पैर वगैरह के लिए जब सोते हैं। वो है, हमें नाबत का नाम सुनते हैं वाडोमास कुछ बोल के एक रिपेलेंट रहता है जो हमारा लिक्विड जैसा है, वो भी लगा सकते हैं। ये सब तरीके हैं, आप सब जानते हैं, कॉमन, हमें खासकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने मच्छर काटने से आने वाली बीमारियों पर तफसील से रोशनी डाली। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम में डॉक्टर साहब से किसी और बीमारी के बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया।